नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई योजनाओं की जानकारी दी और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल इसे लेकर आंकड़े भी पेश करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान दिव्यांगों और दयालु योजना के तहत अहम घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इसके अलावा योजनाओं के बारे में जानकारी देते सीएम नजर आए। सीएम ने पेंशन जैसी योजना को लेकर जानकारी दी और सौगात भी दी। सीएम मनोहर लाल ने अमृत योजना को लेकर जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल हर बार कहते हैं कि दोषी कोई भी हो, बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। टेंडर को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर इसे सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसीबी आजकल बहुत काम कर रही है, हरियाणा के आईएएस अफसरों को पकड़ रही है, तो एसीबी से जाने। देखिए, पहली बात तो कोई इस प्रकार की शिकायत वो प्रमाण सहित को देंगे तो उसके ऊपर निश्चित छानबीन होगी। कोई भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बात, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, तीसरा, जहाँ तक ये सारे सिस्टम्स होते हैं, पहले तो मैं इतनी गहराई तक नहीं गया था, लेकिन गहराई में जाने के बाद हमको भी चीज़ें ध्यान में आई हैं। अब तो हर चीज़ हमारी हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर टेंडरिंग होती है, पारदर्शिता होती है और संयोग से अब उसकी चेयरमैनशिप भी मैं ही करता हूँ। जो डीएनआईटी के रेट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं और उसके बाद लगातार रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं बाज़ार के। पहली बार ये जो हरियाणा HSR जो है ये बना था हमारा 1982 में। इससे पहले 1982 के बाद कितने साल बाद बना? अब कब बना था ये? 2018 में, 2020 में, यानी 18 और 20 38 साल के बाद बना। अब उस 38 साल के बाद रेट नहीं बढ़ते, ऐसा थोड़ी है। तो उस समय तो किसी हिसाब नहीं लगाया कि डीएनआईटी इतने का जो रेट है और इसमें इतने का टेंडर हो गया, क्योंकि इररिलेवेंट हो गई चीज़। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो पे फिक्स होते हैं हर 10 साल के बाद फिक्स होते हैं, उसके बाद महंगाई रेट के ऊपर तो डीए तो बढ़ता ही रहता है। अब ये अलग बात है कि पिछले जो 2006 से 2016 130 या 32% डीए हो गया था और अभी डीए 7 साल में 16 से 23 45% हुआ। 7 साल में 45% है। आप में से कोई सरकारी कर्मचारी का नजदीक आदमी हो तो बताओ 45 है कितना है? नहीं, 42 तो पिछली बार था, अभी 3 और शायद जुलाई, अभी कल जुलाई, अभी जुलाई, लगभग ऐसा 3% मान के चला जा रहा है। तो 45%, 3 साल बचे हैं। इस रेशो से 3% में कितना हो जाएगा? 60% मैक्सिमम। और पिछला कितना था पिछले 10 साल में? 130%। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान करने लायक है कि कब चीज़ कौन सी क्या होती है। तो ये रेट्स ऐसे ही बढ़ते हैं। फिर जब कोई भी चीज़ फिक्स की जाती है कि डीएनआईटी का रेट मानो 100 रुपया है, उन्होंने इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं अपने तरीके होते हैं करके, वो कोई मार्केट रेट नहीं होता। मार्केट वो होता है कि आपने उसका टेंडर निकाल दिया और टेंडर लगाने में एक ओपन टेंडर है, बाजार में है, बाजार वाला कोई भी आदमी 110 से देने के लिए नीचे देने के लिए तैयार ही नहीं है उसको। तो रेट तो फिर जो मार्केट वाले बताएंगे वो लेना पड़ेगा, डीएनआईटी वाला थोड़ी बताना पड़ेगा। हाँ, उस टेंडर में कोई कमी रही, वो रेट वास्तव में बाजार में 100 ही था और टेंडर 110 में दे दिया गया, तो ऐसा प्रूफ तो उनको लाना पड़ेगा। अगर वो प्रूफ लाएंगे हम उसके ऊपर एक्शन कराएंगे। ये तो 100% भी आगे गए थे कई टेंडर, और उनके टाइम पर भी गए थे। एक टेंडर 5 लाख रुपए का और काम हुआ 95 लाख का, कितने परसेंट हो गया? 1900%। लेकिन उसके रेट बढ़ने के कई तौर तरीके, कई बातें होती हैं। जैसे स्कोप वर्क बढ़ा देते हैं। स्कोप वर्क में एक गली बनानी थी, ठेकेदार लगा दिया,
और वहाँ किसी को ध्यान में आया गली तो दूसरी भी खराब है, इसी टेंडर इसी को ठेकेदार दे दो, वो कहते हैं इसी रेशो में उसको बढ़ा दो। अब रेट तो बढ़ गया उसका, लेकिन वर्क स्कोप ऑफ वर्क ये बढ़ा क्या, या रेट का एनहांसमेंट, जो मार्केट रेट है कई बार अचानक जंप करता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है मामला, क्या करेंगे। रिलायंस से हमारा झगड़ा हो गया पावर का, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी इतना महंगा हो गया है कोयले का, अडानी का, नॉट रिलायंस, अडानी का। तो उन्होंने फैसला दिया, फिर उनका इस पर समझौता करो। हमें लगा समझौता नहीं करेंगे तो ये पावर ही बंद हो जाएगी। सभी स्टेट्स ने किया समझौता, हमें भी करना पड़ा, रेट्स कैलकुलेट करने पड़े, क्योंकि जो कोल था वो इम्पोर्टेड कोल था। अब इम्पोर्टेड कोल का ना उनके हाथ में ना हमारे हाथ में, तो बहुत चीज़ें मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बावजूद कहीं कोई कमी मिले, कहीं कोई उसके अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी मिले, लिखित शिकायत देनी पड़ेगी प्रमाण सहित, बजाय वो इधर उधर बोले। नशे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार इसके लिए काम कर रही है। अधिकारियों से मीटिंग को लेकर सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी कि सरकार हर पहलू पर विचार करके काम करती है। सीएम ने जंगल सफारी को लेकर जानकारी दी। दिव्यांगों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने के लिए सरकार काम कर रही है। डाटा की जानकारी भी सीएम मनोहर लाल ने दी। वो यहाँ रिफाइनरी के तौर पर यहाँ पर रिफाइन की जाती है। करनाल और कुरुक्षेत्र का उसमें हवाला दिया गया कि यहाँ एक रिफाइनरी स्थापित की गई। क्या आपके पास इस तरह की जानकारी? देखिए, ऐसा कोई विषय मेरे पास नहीं आया है, लेकिन अगर कोई ऐसा विषय आता है तो हम उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। हाँ, नशे की जो लत है या जो आदत है कुछ जिलों में बढ़ी है, खास करके जो पंजाब के साथ लगते हुए जिले, उसमें पहले भी नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उसके अंदर 10 जिलों का नाम हमारा हरियाणा का भी आया था। हम उसके लिए अलर्ट हैं, उस पर काम करने के लिए। पीछे हमने 26 जून को सभी सामाजिक संस्थाएं, उन सब लोगों को बुला करके एक वातावरण बनाया गया है कि वो सभी इसको ओन करें। और जिला शाह जो अपना टास्क फोर्स बन रही है, प्रदेश की टास्क फोर्स बन रही है, तो इसमें पुलिस के विभाग के लोग भी लगे हैं। सब जनता को इसमें शामिल करके इस अभियान को आगे हम बढ़ाएंगे, ताकि एक अभिशाप है ये, तो ये अभिशाप कैसे हम दूर कर सके, बच सके। लास्ट आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जंगल सफारी का, ये कब तक सिरे चढ़ जाएगी? उसमें जैसे जिसके विदेश से लाने की कोई हरियाणा में पहली बार इतना बड़ा आयोजन या देखिए, हमारी कल भी बैठक हुई है, कल 5 थी कि 6, कल परसों बैठक हुई, कल तो कल भी केंद्र के जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लोग आए हुए थे और हमारी भी टीम गई थी, टूरिज्म की भी, बाकी सब ज्वाइंट एक एफर्ट है। उस पर बहुत चीज़ें काम हो गए हैं, उसके स्टेप्स भी तय कर लिए हैं कि जो चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट्स के लेवल पर हैं, कुछ रेवेन्यू लेवल की हैं, कुछ जीएलबी की हैं, बाकी सब हैं, फॉरेस्ट की भी हैं, वो सब कर रहे हैं उसमें। और एक धीरे धीरे एक काम बढ़ाते हुए उसके पीएमसी वगैरह तय करना है। और कल एक प्रेजेंटेशन भी हमने देखी है, कोई इंटरनेशनल लेवल के लोग आए हुए थे, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी है, अच्छी प्रेजेंटेशन थी। लेकिन एक और पीएमसी, उनको भी टेंडर में 2 नाम आए हैं, वो भी हमको बताएंगे, दिखाएंगे। फिर इसके बाद एक चयन करके और किसको हमको काम देना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि इनका काम ठीक है या उनका काम ठीक है। वर्ल्ड वाइड जितने अच्छे जू हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद ये, क्योंकि कार्यक्रम केवल कोई हरियाणा सरकार का अकेले का नहीं है, केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है, हरियाणा भी है, और वर्ल्ड वाइड जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम देख भी रहे हैं। मैं पीछे शारजा में खुद भी गया था, तो उस नाते से इसको जल्दी शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि पहला फेज इसका 2025 के आसपास इसको हम शुरू करने, पब्लिक को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई फेज में काम होंगे। 1-2 बातें और मैं ज़रा आपके सामने रखनी है। एक तो आपकी जानकारी के लिए, जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग को एक प्रमाण पत्र ये हमको देना होता है। तो हमारे पास अभी जो संख्या है लगभग 2,78,000 कुल संख्या है, जिसमें से पेंडेंसी जो है वो कुल 73,197 लोग ऐसे हैं जो 26% बनते हैं, जिनको अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके। अब चूंकि ये डाटा हमारे पास परिवार पहचान पत्र का आ गया है, हमने निर्देश दे दिए हैं डिपार्टमेंट को कि यूडीआईडी कार्ड जो हैं वो जल्दी से बनाए जाएं, और उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है, अब वो हर जगह अलग अलग, जितनी वर्कफोर्स है या जितनी पेंडेंसी, उस हिसाब से सबने 2 सप्ताह से लेकर के और मैक्सिमम 8 सप्ताह का समय लिया गया है,
तो ये 8 सप्ताह के अंदर अंदर ये जो 73,197 लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र ये बन जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी कठिनाई लोगों की थी, जिसके ऊपर हमने ध्यान करके इसको आगे बढ़ाया है। ऐसे बनने चाहिए, लेकिन अब वो लोग धक्के खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना, किसी का कुछ नहीं है। अब वो सर्टिफिकेट भी बनेंगे, हमको इसको मेडिकल बोर्ड भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत स्लो काम हमारे मेडिकल हेल्थ साइड में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टीमें हैं, वो काम नहीं कर पा रही थी। तो अब उसको हमने कह के ये 8 सप्ताह में पूरे कर, ऑटोमेटिकली अभियान ले रहे हैं। इन सबके कार्ड 8 सप्ताह के अंदर बन जाएंगे, आगे ये साथ साथ बने ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार एक विवाद बड़ा जबरदस्त इसमें सामने आ रहा है दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में, कि जो बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे पीजीआई पूरा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नॉर्थ इंडिया, अगर उसने एक दिव्यांग को 70% या 60% का प्रमाण पत्र दे दिया, अब उन्होंने व्यवस्था बदल दी कि जिलों में जाके कराइए आप। जिलों में जाके जब करा रहे तो जिलों में वो परसेंटेज डाउन कर दी उन्होंने। जब एक प्रमाण पत्र पीजीआई ने इशू कर दिया, या तो उसकी व्यवस्था के मुताबिक करें। ऐसा है कि वैसे तो इस प्रकार की जो डिस्क्रिपेंसी आती है उसमें एक अपील भी होती है, और अपील के बाद स्पेशल बोर्ड बनता है, वो बात ठीक है कि ये ठीक है। फिर भी ऐसे केसेस कितने हैं, और हमको अगर हेल्थ डिपार्टमेंट और पीजीआई के लोगों की कोई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कोई तालमेल, उनकी मीटिंग करानी होगी ताकि पैरामीटर्स एक जैसे फिक्स करें। तो पैरामीटर्स में छोटी छोटी बात के ऊपर कई बार चेंज हो जाता है। मानो पोलियो है, कितने % है, वो उनके मशीनें हैं अलग टाइप से उसको करती हैं। हाथ का कोई अंग कटा है, उंगली कटी है, यहाँ तक कटी है, यहाँ तक कटी है, इसमें भी कई वेरिएशन आ जाती हैं। तो वेरिएशन थोड़ी बहुत तो सब जगह की अपनी अपनी मिलेगी, मेजरमेंट के विषय है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन आती है तो वो ज़रा चिंता की बात है। एक विषय और, एक नॉर हमने एक ऐसी योजना दी है, उसकी नोटिफाई तो हो चुका है, लेकिन आपसे शायद उसकी चर्चा हमारी बहुत कम हुई है। सीएम मनोहर लाल ने दयालु योजना को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सहायता देने के लिए सरकार काम कर रही है। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। गीता का संदेश आखिर में सीएम मनोहर लाल ने दिया। दयालु योजना में भी हमने जो गरीब परिवार हैं, आए वही 1,80,000 कि जिनके परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसको तुरंत कोई ना कोई आर्थिक सहायता मिले। हालांकि ये योजना कोई खुशी की योजना नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को सहायता मिले इसलिए एक संवेदनशीलता दिखा करके हमने ये काम किया है। और उस योजना में अगर 1,80,000 से नीचे का परिवार है और उसमें 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, 5 नहीं है 6 है, क्यों 6 है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक उस परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा, किसी भी कारण से डेथ हुई हो। वो है कि डेथ का रजिस्ट्रेशन अब धीरे धीरे उसको फास्ट कर रहे हैं कि हर डेथ जो है दैट शुड बी रजिस्टर्ड, हर बर्थ है दैट शुड बी रजिस्टर्ड। इसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से बनेगी, चाहे आंगनवाड़ी से बनेगी, चाहे गांव में चौकीदार, शमशान घाट, ये सब को इन्वॉल्व करके और उसकी व्यवस्था बनेगी। अभी तक ये सारा मैं बताता हूँ, फिर संख्या बताऊँगा। 12 से 18 वर्ष तक, 12 से अधिक और 18 तक उस परिवार को ऐसे किसी सदस्य के जाने के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 18 से 25 वर्ष तक ये 3 लाख मिलेंगे। इसमें सब में 18 से ऊपर की कुछ सरकारी योजनाएं जैसी होती हैं, प्रधानमंत्री मानो जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, वो 2 लाख रुपए वहां से मिलेंगे और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार और देगी, तो कुल 3 हो जाएंगे। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक इसमें 5 लाख का प्रावधान किया गया है। 2 लाख रुपया तो उस योजना में से, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो या सड़क सुरक्षा बीमा योजना हो, और 3 लाख रुपया सरकार अलग से देगी। 40 से ये हमने 45 कर दिया था, आपके पास डाटा पुराना है। ये 25 से 45 से 45 और 45 से 60। ये 25 से 45 है, और 45 से 60 अगेन ये 3 लाख रुपया है ना। 45 से 60 ये 3 लाख रुपया। इसमें भी नहीं, इसमें भी एक श्रेणी में 2 लाख 45 से 50 वालों को मिलेगा, वो श्रेणी है PMJJBY, और दूसरी श्रेणी में वो 60 साल तक क्या, वो 70 साल तक भी मिलेगा, वो 2 लाख मिलेगा। लेकिन वही है जो इन योजनाओं से मिलेगा, उसके बाद अतिरिक्त 1 लाख रुपया 45 से 50 ये सरकार देगी, और 50 से 60 भी 1 लाख रुपया
उस योजना में जो मिलेगा उसके अलावा 1 लाख रुपया सरकार और देगी। तो मानो कुल मिलाकर के 6 से 12 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 45 5 लाख, 45 से 60 3 लाख और फिर 60 से 70 उस योजना में ही 2 लाख मिलेगा जो योजना का बीमा हुआ है। इसके ऊपर कोई योजना नहीं। तो ऐसे परिवार अब जिनको पता लग गया और रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने, 227 लोगों को ये पैसा जा चुका है। लगभग 600 लोग अब लिस्ट में और हैं जिनका वेरिफिकेशन होते ही और वो पैसा उनको तुरंत चला जाएगा। वेरिफिकेशन का भी एक ऑटो मोड बना रहे हैं हम, ताकि जहाँ रजिस्ट्रेशन उसकी डेथ की अगर साथ साथ होती रहे तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अभी डेथ का रजिस्ट्रेशन लोग, हाँ जी, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से ये बेनिफिट चालू हो चुका है। तो 1 अप्रैल के बाद जिन भी लोगों की डेथ हुई है और वो प्रमाणित उस डेट के हिसाब से वो कर देते हैं तो इनको ये लाभ पोर्टल पे ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। हाँ ऑनलाइन। पॉलिटिकली बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चलेगा। गीता का संदेश है कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा से ठीक हो रहा, जो होगा सो ठीक होगा। धन्यवाद। सीएम मनोहर लाल की कोशिश है कि आम जनता तक लाभ पहुंचे। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सीएम के प्रयासों से ही ये संभव हो सका है। सीएम मनोहर लाल समय समय पर जनता से रूबरू होकर तमाम योजनाओं की जानकारी देते नजर आते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि सरकार हर कठिन परिस्थिति में जनता के साथ है और सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम मनोहर लाल करते हैं, जिसका नतीजा है कि इन योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से हो रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत सीएम मनोहर लाल आम जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस योजना से आम जनता और किसान खुश हैं। यमुनानगर के किसान ने सीएम मनोहर लाल का इस योजना के लिए धन्यवाद किया। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत को किसान भली भांति जान चुके हैं। जिले में धान की खेती की कम करके मक्का, तिलहन, दलहन, पॉपुलर को लेकर न सिर्फ पानी को बचाया जा रहा है बल्कि दूसरी फसलों को तैयार करके मुनाफा भी दोगुना किया जा रहा है। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत को किसान भली भांति जान चुके हैं। जिले में धान की खेती की कम करके मक्का, तिलहन, दलहन, पॉपुलर को लेकर न सिर्फ पानी को बचाया जा रहा है बल्कि दूसरी फसलों को तैयार करके मुनाफा भी दोगुना किया जा रहा है। ये सब संभव हो सका है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की, जिससे पानी बचाने का संदेश वो लगातार देते नजर आते हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री जनसंवाद के जरिए इस योजना के उद्देश्य के बारे में भी बताते हुए नजर आते हैं, जिसका फायदा अब किसानों को मिल रहा है। जो है वो बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बताया कि पानी के बिना जमीन सूनी हो जाएगी। हम हमेशा अपनी जमीन को बचाने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, सपने लेते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों के वो जमीन काम आएगी, वो जमीन हमारी जायदाद है और उस जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। और ठीक करने के लिए हमने जैसे कहा कि धान की खेती, ये धान ऐसी फसल है और गन्ना खास करके इस प्रकार की फसल है कि सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। एक तो हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए, उन्होंने अपने खाने में चावल खाना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? वो कहते हैं कि 1 किलो चावल के उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। कह लगे अगर मैं पाव भर भी यानी चावल अपने भोजन में खाऊंगा तो 750 लीटर पानी इसको मैं खराब करूंगा। तो इस प्रकार से एक संकल्प के नाते मैंने एक उदाहरण दिया है। लेकिन क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके अन्य फसलों का उपयोग यानी पैदावार करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता?
निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने कहा आमदन अगर घटेगी तो हम इस काम के लिए एक बहुत पवित्र कार्य है, हम स्टेट का जो बजट है वो भी इसमें लगा सकते हैं। आपको घाटा शायद पूरा तो ना भरपाई हो सके, लेकिन जो कारण है उसको यदि आप समझेंगे तो उसका कुछ थोड़ा मुआवजा हम भी देंगे। तो हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग जो आज जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में आज जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, जिनको मैंने हमारे क्रांति मित्र ये कहा है, जल क्रांति मित्र ये हैं, अमृत क्रांति मित्र हैं। आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया और मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में, और इतनी जमीन पर चावल छोड़ करके और दूसरी फसलों के ऊपर आपने जो काम किया है, चाहे उसमें मक्का है, कपास है, बाजरा है, खरीफ की दालें हैं, खरीफ तिलहन है, सब्जियां हैं, चारा है, पॉपुलर सफेदा, ये भी हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे लगातार हम तीनों वर्ष में जो रिजल्ट निकाल पाए 1,74,000 और 464 एकड़ भूमि पर हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। ये बचना चाहिए। सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे जो बरसात के दिनों का पानी है वो हम तालाबों में उसको भेज सकें, और जो हमारे तालाब जो नए हम बनाएंगे, झीलें बनाएंगे, उसके अंदर रख सकें, पानी का रिचार्जिंग कर सकें। हमने मसानी डैम में ये प्रयोग किया है कि वहां पानी लगातार बरसात का जाता है और फुटों फुट पानी वहां खड़ा रहता है। तो उसका परिणाम ये निकला है कि वहां रेवाड़ी जिले के आसपास लगभग 10 फुट पानी इसका जो लेवल है ये ऊंचा आया है। तो ऐसा काम हम अपने खेतों में रिचार्जिंग वेल लगा करके कर सकते हैं, या वहां पर हम माइक्रो इरिगेशन के लिए अपने कुछ जिसको कहना चाहिए पानी संग्रह करने के लिए छोटे रिजर्वायर बनवा सकते हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। तो पैसे का उपयोग करके भी हम पानी को बचा सकें, ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। गांव-गांव में हमारे जल प्राधिकरण, जो हमारा जल संसाधन प्राधिकरण है हरियाणा का, उन्होंने तो योजना बनाई है कि पहले ब्लॉक के हिसाब से हम डार्क जोन का मूल्यांकन करते थे, सेंट्रल वाटर कमीशन ये करके देता था। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे, खास करके जहां पानी का लेवल 100 फुट से ज्यादा नीचे चला गया है। जहां 100 फुट से ज्यादा नीचे पानी गया है, हमारे किसान बंधु जानते हैं जो ट्यूबवेल चलाते हैं कि हर साल एक पाइप या 2 साल के बाद एक पाइप उनको नीचे पानी का डालने पड़ता है। और पिछले 10 साल में तो लगातार हर वर्ष 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको हमको रोकना होगा। और यदि इसको हम रोक लेंगे तो अगली पीढ़ी निश्चित रूप से हमको एक प्रकार से इस बात का श्रेय देगी कि हमारे पूर्वजों ने पानी की चिंता की है। हम जरूर इसकी चिंता करें और चिंता करते हुए इस संकट में हम कहीं किसी प्रकार से फंस ना जाएं। तो इस नाते से आज मैंने जो बातचीत की है केवल उन बंधुओं से की है कि जिन्होंने इस मुहिम में, इस आंदोलन में भाग लिया है और भाग लेते हुए अपने इस उद्देश्यों को पूरा किया है। आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि अपने इस काम को हम स्वयं भी करें और अपने जो पड़ोसी और किसान बंधु हैं उनको भी कहें कि पानी ये बहुत जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं। जल ही जीवन है, इस लक्ष्य पर हरियाणा सरकार किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। साल 2023 में हरियाणा सरकार ने जल बचाने का बीड़ा उठाया और इसके सुखद परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कृषि अधिकारी किसानों को न सिर्फ प्रोत्साहित कर रहे हैं बल्कि अन्य वैकल्पिक फसलें लगाने के लिए किसानों को समझा रहे हैं। बात जिला यमुनानगर की जाए तो जिले में कृषि विभाग 13,500 एकड़ में मेरा पानी मेरी विरासत का लक्ष्य लेकर चली है, जिसे कुछ ही दिन में हासिल भी किया जाएगा। जिले के कृषि अधिकारी राकेश पोरिया ने कहा कि धान में पानी ज्यादा लगता है और सरकार भू स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। जिले में अब तक 10,000 एकड़ में किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाया है।
इसके अलावा इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो किसान फसल उगाएगा उसे विभाग की तरफ से 7,000 प्रति एकड़ आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि DSR यानी कि डायरेक्ट सीड रीडिंग के तहत फसल तैयार करेंगे तो उन्हें 4,000 प्रति एकड़ विभाग किसानों के खाते में पैसा डालेगा। खरीफ 2023 में कृषि विभाग हरियाणा की 2 महत्वपूर्ण स्कीमें थी। मेन इनका पर्पस था कि पानी बचाओ, क्योंकि भूजल स्तर काफी नीचे गिरता जा रहा है। तो इसमें 2 स्कीमें थी, एक थी DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस और एक थी मेरा पानी मेरी विरासत। दोनों स्कीमों का एक ही पर्पस था कि पानी बचाना है। और पानी कैसे बचेगा? अगर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम में अगर धान की जगह कोई और वैकल्पिक फसलें, चरी, मक्का, अरहर, पॉपुलर अगर कोई किसान लगाता है तो उसको हम 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देंगे। उसी प्रकार DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो स्कीम है, इसमें कहा जाता है कि इस तकनीक से अगर धान लगाया जाता है तो उसमें 25 से 30% पानी की बचत है। तो इसमें भी यमुनानगर को तकरीबन 13,000 एकड़ का टारगेट दिया गया था और आज की डेट में रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है, पर आज की डेट में उसमें तकरीबन 17,000 एकड़ के करीब फार्मर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है और थोड़े दिन में उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होते ही किसानों के सीधे खाते में 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे डाल दिए जाएंगे। और जहाँ तक मेरा पानी मेरी विरासत की बात है, इसमें 13,000 के करीब का टारगेट दिया गया था, जिसमें से आज की तारीख में 10,230 एकड़ रजिस्टर हो चुका है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोनों स्कीमों में दिए गए टारगेट को अचीव कर लेंगे। मेरा पानी मेरी विरासत में 7,000 रुपए प्रति एकड़ है और DSR में 4,000 रुपए प्रति एकड़ है। ये सब ऑनलाइन है, पोर्टल के थ्रू ही होगा। वेरिफिकेशन भी हम ऑनलाइन करेंगे और वेरिफिकेशन जो DSR की होगी उसमें 3 सदस्य कमेटी होगी, जिसमें पटवारी होगा, हमारा AG होगा और वो किसान। हाँ, हमारा उसमें जो जिस साइट है उसमें एक हमने नंबर भी दे रखा है और हमारा DDA यमुनानगर का भी ऑफिस है, नंबर है। वो उसके फार्मर अगर इसके बारे में कोई और जानकारी चाहता है तो उससे सीधे बात करके ले सकते हैं। किसानों के लिए ये कह सकता हूँ कि अब जितना हो सके धान को रिप्लेस करें, दूसरी फसलें भी उगावनी है। और जैसे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें पॉपुलर का काफी एरिया है, तो अगर किसान धान छोड़ के पॉपुलर मक्का वगैरह लगाता है तो उसको खरीद तो होगी और दूसरा उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से मेरा पानी मेरी विरासत योजना को बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों को भी निर्देशित करते हैं, जिसके माध्यम से अधिकारी लगातार इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि किसान इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं और पानी के महत्व को समझकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और इसके लिए सीएम खुद प्रयास भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार हर किसी को आश्वस्त कराते हुए नजर आते हैं कि किसी भी तरह की अगर समस्या है तो सरकार उनके साथ है। चलो इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।